नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। पूरा देश और दुनिया में जगह जगह आज महाअष्टमी के मौके पर लोग देवियों की कन्याओं की कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लाचार बेबस कन्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके कलयुगी पिता ने ही उसकी ज़िंदगी ऐसी तबाह की है कि उस लड़की को खुद से जाकर कोतवाली में ये बताना पड़ा कि उसके पिता, उसके चाचा, उसके ताऊ और इलाके के बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग जिन्होंने उसकी ज़िंदगी तबाह की है, जिन्होंने उसके साथ इतने 6 साल से इतनी बार रेप किया है कि वो संख्या बता नहीं पाएगी कि कितनी बार उसके साथ ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश, जिसकी सरकार वहाँ को उत्तम प्रदेश बताती है और ये बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी कंट्रोल में है, वहीं की बात है। बुंदेलखंड ललितपुर की घटना है। वही बुंदेलखंड झांसी के पास है। महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया में अपनी वीरता की मिसाल कायम की, वहीं उसी बुंदेलखंड की धरती पर, वहीं महोबा की धरती पर ये ऐसा स्याह अध्याय लिखा गया जिसके बारे में सोचकर भी लोग सिहर जाते हैं। एक ऐसा शराबी पिता जिसने न केवल अपने हाथों अपनी 12 साल की बेटी का जीवन खराब किया, पहली बार उसी कलयुगी पिता ने शराब के नशे में उस लड़की को खेतों में ले जाकर उसके साथ रेप किया। और उसके बाद जो सिलसिला चला वो एक एक पन्ना उसकी ज़िंदगी का ऐसा स्याह पन्ना हुआ। लड़की ने जो बयान दर्ज कराए हैं थाने में, उसमें उसने बसपा और सपा के ज़िला अध्यक्षों के नाम लिखाए हैं। 28 लोग नामजद हैं। घटना 2015 की है। 12 साल की एक लड़की जो 6ठी क्लास में पढ़ती है, उसका पिता उसे खेतों में लेकर जाता है। माँ बीमार है, दवाई के नाम पर उसे नशीली दवाइयाँ दी जाती हैं और वहाँ जाकर खेतों में बाप अपनी बेटी का रेप करता है। और उसके बाद उस 12 साल की बच्ची को ये धमकाया, किसी को बताया तो जान मार दूंगा। बाप से डरने वाली, जाहिर आप सोच सकते हैं कि जो आदमी शराब पीकर रोज़ आता है, घर में तोड़ फोड़ मार धाड़ करता है, बच्चे उससे किस तरह कांपते हैं। और ये स्थिति हुई। इसके बाद कुछ दिनों बाद बाप ने लड़की को स्कूल से लेके आने के बहाने स्कूल में पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद जब छुट्टी हुई तो पिता उसे लेकर आया, रास्ते में पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी खाने के 10-15 मिनट बाद ही बच्ची के चक्कर आने शुरू हो गए। थोड़ी देर में बेहोश जैसी हो गई। लड़की ने अपने बयान में दर्ज कराया कि उसके बाप ने उसे एक महिला को, एक औरत को सौंपा। औरत उसे लेकर एक होटल में गई। होटल में एक आदमी आया। उसके बाद क्या हुआ लड़की को आज तक याद नहीं। जब वो होश में आई तो उसका अंग अंग दुख रहा था और उसे पता चला कि उसके साथ वही हुआ है जो उसका बाप उसके साथ कई बार कर चुका है। वही औरत उसे घर छोड़ कर गई। जब वो घर आई तो उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया बच्ची को नित नए होटल में ले जाने का, और वहाँ कोई नया आदमी उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। 12 साल से लेकर ये 12 साल की किशोरी से लेकर ये 17 साल की युवती हो गई। लेकिन जब उसे एक दिन लगा इसी साल कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो कोतवाली खुद ही पहुंची अपनी माँ के साथ। उसने अपनी माँ को सारी दास्तान बताई। लेकिन यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि जब भी लड़की लुट पिट कर अपनी ज़िंदगी को तार तार होते देखकर उसका एक और नया काला अध्याय उसके जिस्म पर, उसकी ज़िंदगी पर लिखा जाता था, जब वो घर आती थी तो वो देखती थी कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर रोज़ उसकी माँ बेहोश कैसे रहती है, नींद में गाफिल रहती है। बाद में पता चला, उसकी माँ ने फिर पुलिस को बताया कि उसे एक दवाई दी जाती है जिसके बाद फिर उसे नींद आती है। और जब वो नींद से जगी, फाइनली जब बेटी ने माँ को बताया, तब माँ उस नींद से जगी जिससे वो पिछले 5-6 साल से उसी नींद में गाफिल थी। 28 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिसमें SP और BSP के ज़िला अध्यक्ष हैं, लड़की के चाचा, पिता, ताऊ, इसके साथ ही और सारे लोग। उस महिला को भी पूछताछ की गई है कि आखिर किन किन लोगों के पास उसने इस लड़की को परोसा है। और ये युवती, जब इन सारे लोगों ने मिलकर पुलिस को बताया तो पुलिस भी दंग रह गई है।
ये अलग बात है कि ये पॉलिटिशियंस, ये सियासतदान, ये वो सफ़ेद कॉलर चलने वाले लोग, सफ़ेद पोश अपराधी, ये इनका यही कहना है कि ये FIR फर्जी है, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। और लेकिन ये सोचना अपने आप में आपको दहला देगा कि एक लड़की अपने पिता के ख़िलाफ़, चाचा और ताऊ के ख़िलाफ़ आखिर क्या वजह रही होगी। पुलिस भी अभी फ़िलहाल ये कह रही है कि इन सारे लोगों को गिरफ़्तार करने की दबिश दी जा रही है, सारे लोग फ़रार हैं। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, इस घटना के बाद उन्हें कम से कम ये दहशत तो होगी। नवाज़ देवबंदी साहब का एक शेर है कि बदनज़र उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। आखिर इन सारे सफ़ेद पोश लोगों के जहन में जब एक बेबस, लाचार, बेहोश पड़ी लड़की का जिस्म नोचने में इनको एक रत्ती भी देर नहीं हुई, एक पल भी देर नहीं हुई, क्या उनको अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया होगा? सोचिएगा ज़रूर इस पर। जो सारे लोग निर्भया कांड के बाद इंडिया गेट पर मोमबत्तियां जलाने आए थे और नारे लगाने आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप ये प्रण लेकर जा रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी लड़की को छेड़ेंगे नहीं, किसी पर फब्तियाँ नहीं कसेंगे, किसी को अपनी हवस का या अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती का शिकार नहीं बनाएंगे, गलत नज़र से नहीं देखेंगे। जब तक हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम नहीं देंगे, उनके संस्कार नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। ये तो एक मिसाल है। पिछला एपिसोड जब हमने बताया था कि सूरज ने, ये केरल की घटना है जिसमें सूरज ने अपनी पत्नी उत्तरा को दूसरी बार सांप से कटवाकर मरवा दिया और उसके बाद दहेज में मिली संपत्ति, ज़मीन जायदाद, खेत मकान, वो सब जब बेचने की जुगत में लग गया तो फिर उत्तरा के मायके वालों को, यानी सूरज के ससुराल वालों को शक हुआ कि इसने ज़रूर कुछ किया है। और उसके बाद जो कहानी सामने आई वो आपको और हमें दहला देती है। बहुत सारे दर्शकों ने जो वो कल का एपिसोड देखा, उन सारे लोगों ने कहा कि ये तो अंधेर युग है, कलयुग है। और ये कहानी भी यही बताती है कि एक बाप कैसे अपनी बेटी का जिस्म नोच सकता है। लेकिन ऐसा हुआ। अब पुलिस जांच कर रही है, सच्चाई इसमें सामने आएगी कि लड़की के बयान में ज़्यादा दम है, उसकी ज़िंदगी के जो काले अध्याय उसने पुलिस को बताए हैं, क्या वो सच में स्याह अध्याय हैं, या फिर जो सफ़ेद पोश ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक रूप से फंसाया गया है। ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों पक्ष में से कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। इसका फैसला तो अदालत करेगी जब सबूतों की रोशनी और गवाहों के बयान के आधार पर चीज़ें दर्ज की जाएंगी। लेकिन इन्हीं अदालतों में बहुत सारे मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें अदालत को कहना पड़ा कि हमें मालूम है कटघरे में खड़ा शख्स वही अपराधी है, जुर्म उसी ने किया है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत नहीं, लिहाजा अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। ये इसी दिल्ली में ये हुआ है और इस पर कभी बात करेंगे, प्रियदर्शनी मट्टू कांड में, जिसमें GP थरेजा साहब जज थे और उन्होंने अपने फैसले में ये कहा। तो यहाँ पर लगता है कि कानून कई बार बेबस और लाचार भी नज़र आता है, जब अभियोजन अपने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करते हुए ना सही से रिपोर्ट दर्ज करते हैं, ना तहकीकात करते हैं, ना तफ्तीश होती है, और उसमें जो गड़बड़ होती है उसके लिए दोषी कौन है? कानून की देवी नहीं आती, कानून को दिखाई नहीं देता, लेकिन सुनाई तो पड़ता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से अभियोजन पक्ष आगे बढ़ता है मामलों को लेकर, उसे देखकर तो यही लगता है कि अंधेरा कब ख़त्म होगा। खबरों के तो छोड़िए, आज सिर्फ कल के एपिसोड पे बात करते हैं, जिस पर हमारे दर्शकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। एक साहब लिखते हैं, फीलिंग ब्लेस्ड फॉर द लाइफ गाइडलाइन। ये तो अपना फ़लसफ़ा है इनका। द क्राइम रेजोल्यूशन वाज ड्यू टू एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड पुलिस understanding, so all the crime picture was clear. Rest investigation disclosed all the truth. Clean sheet upon the appointment. Satya can face. ये अपना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जहाज वाले प्रकाश जी लिख रहे हैं, सर जी अब तो लगता है कि हर घर में CCTV कैमरा लगवाना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी सिक्योरिटी तो होगी ही। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ बाप ही बेटी का दुश्मन हो, चाचा ताऊ उसमें साथ हों, तो ऐसे में CCTV लगाकर क्या करेंगे? अपने अंदर का CCTV ऑन कीजिए साहब, वरना नहीं होगा। बदनज़र उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। इस पर अमल करना पड़ेगा।
अंकित साहब लिखते हैं, पहले रात को 10 बजे एक भैया आते थे, आज तक पर क्राइम रिपोर्ट सुनाते थे, वो कहाँ हैं? उनका आवाज़ मस्त था, सुना में मज़ा आता, सुन ये लिखना तो चाहते हैं सुनने में मज़ा आता था, लेकिन उन्होंने लिखा सुना में मज़ा आता था। साहब अंकित जी, शम्स ताहिर खान साहब हैं, रात 9 बजे कहानियाँ लेकर आते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं, और आप 9 बजे क्राइम तक पर उनके कहानियाँ सुनिए और 8 बजे ये नाचीज़ आपके सामने क्राइम की कुछ या कोर्ट की कहानियाँ लेकर आता है। कानों देखी कहानियाँ। अब आप फिर मत पूछिएगा कि कानों देखी क्यों, आंखों देखी क्यों नहीं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। अच्छा, गंगाधर फांडन ये लिखते हैं, अंधेरा कायम रहे संजय जी। हम तो ये मानते हैं कि अंधेरा छंटे, लेकिन अंधेरा आप लोगों की बदौलत छंट सकता है। अभियोजन पक्ष, पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करें, अदालतें जल्दी फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अदालतों को ज़मानत देने में बहुत ही प्रायोरिटी पे ज़मानत की अर्जियां सुननी चाहिए, क्योंकि ज़मानत का मामला किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता से, आज़ादी से जुड़ा हुआ जो संविधान हमें देता है। लेकिन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस नसीहत का, इस आदेश का, इस टिप्पणी का कितना असर निचली अदालतों पे पड़ता है। कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें 5-5 साल तक तारीख ही लगती है, सुनवाई कभी आगे नहीं बढ़ती। फौज में कहते हैं ना, कदम ताल, बस वो कदम ताल ही करता रहता है, जिसमें फौजी कदम तो चलता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। किसी ने बोला था कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, तुम ही इसके मालिक हो, लेकिन तुम इसके हाथ नहीं लगा सकते, वैसी स्थिति है। PKR साहब लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी साहब, बहुत शुक्रिया। बालकृष्ण लिखते हैं, हे प्रभु किस पर विश्वास करें? विश्वास तो किस पर करेंगे? अपने ज़मीर पर ही कई बार तो आदमी को अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता। सुरेंद्र सहगल साहब लिखते हैं, सर क्राइम बहुत बढ़ गया है, भगवान कुछ बुद्धि दे। तो साहब ये कमेंट्स हैं, जिसमें से बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनमें लोगों ने इमोजी बनाकर अपनी प्रतिक्रिया जताई है, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि आप सुरक्षित रहें, चौकन्ने रहें और आसपास निगाह अच्छे से डालें, क्योंकि अपनी निगाह में वो ज़ोर पैदा करना पड़ेगा जो आदमी को पहचान ले। लेकिन जब दुश्मन घर में ही छिपा हो तो उस समय क्या किया जाए? लिहाजा सुरक्षित रहें, यही ऊपर वाले से गुजारिश है। नमस्ते।